Hello guys, welcome back to Learn with Ashu. This is the part 2 of Transportation in Animals and Plants क्लास 7. तो इससे पहले हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने इस चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लिया था और साथ ही साथ सर्कुलेटरी सिस्टम को भी डीप में समझ लिया था. तो आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करने वाले हैं. तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलेगा. और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर आउट कर दूँ कि कल मैंने वीडियो के लास्ट में बोला था विलियम हार्वे वॉज अ इंग्लिश फिजिसिस्ट, जबकि आपके कमेंट आते थे कि मैंने गलत बोला है. वो एक इंग्लिश फिजिशियन थे, वहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई थी. फिजिसिस्ट और फिजिशियन दो अलग अलग टर्म हैं. फिजिसिस्ट मतलब एक पर्सन जो कि फिजिक्स के लॉज की स्टडी करता है, जबकि फिजिशियन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एक स्पेसिफिक यानी एक प्रोफेशनल डॉक्टर होगा. वो उसे हम फिजिशियन बोलेंगे, जैसे कि विलियम हार्वे थे. तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं. इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझना होगा, जिस पे मैंने पहले भी काफ़ी समय पहले एक शॉर्ट डाला था. अगर आपने चार्ट के माध्यम से मैंने उसमें समझाया था एक्सक्रीटरी सिस्टम. अगर आपने वो शॉर्ट्स भी नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास दो किडनीज़ होती हैं, और इन दो किडनीज़ का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को छानना. और जब ये ब्लड को छान लेती हैं तब जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं ब्लड में से, वो तो ब्लड में दोबारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं. लेकिन जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो यहाँ से यूरिन का फॉर्म ले लेते हैं और फिर उनकी जर्नी आगे को बढ़ती है. वो किडनी से यहाँ पर से एक स्मॉल पाइप से होकर, उस स्मॉल पाइप को यूरिटर कहा जाता है, उस यूरिटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचती है और वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं. फिर जब हमें यूरिन पास आउट करने की ज़रूरत पड़ती है तब वो यूरिथ्रा से होते हुए यूरिथ्रल ओपनिंग से पास आउट हो जाता है यूरिन. तो ये तो हमने बात कर ली कि एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कैसे करता है. अब कुछ फैक्ट्स की बात कर ले तो एन एडल्ट ह्यूमन पासेस 1 to 1.8 लीटर यूरिन एवरी डे इन 24 आवर्स. यानी कि एक नॉर्मल आदमी 1 to 1.8 लीटर का यूरिन डेली रिलीज़ कर देता है, डेली बाहर निकाल देता है. और दूसरा फैक्ट है कि जो हमारा ह्यूमन का यूरिन होता है उसमें 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% तो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं. तो अगर ये क्वेश्चन आए कि ह्यूमन यूरिन में किस चीज़ की मात्रा भी पाई जाती है, तो यूरिया की 2.5%. लेकिन जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं, अदर जो चीज़ें होती हैं, उनमें भी, उनके यूरिन में भी अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं. जैसे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके यूरिन में एमोनिया पाया जाता है, एमोनिया. और जो लिजार्ड, जो स्नेक्स होते हैं, लिजार्ड होते हैं, बर्ड्स होती हैं, इनका जो यूरिन होता है उसमें यूरिक एसिड की मात्रा पाई जाती है. और आपने एक टर्म सुना होगा, डायलिसिस. डायलिसिस को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो कभी क्या होता है कि हमारी किडनीज में प्रॉब्लम आ जाती है, किडनीज ख़राब हो जाती हैं. वैसे अगर हमारी एक किडनी ख़राब हो तो हम लाइफ टाइम जिंदा तो रह सकते हैं बहुत टाइम तक, लेकिन अगर हमारी दोनों किडनीज में प्रॉब्लम आ जाए तब हमें प्रॉब्लम हो सकती है. तो उसके लिए क्या होता है, एक मशीन होती है डायलिसिस मशीन. उस मशीन के माध्यम से क्या किया जाता है, वो मशीन किसी एक आदमी को लग जाएगी तो उसमें क्या होगा, जो काम किडनीज करती हैं, ब्लड को छानना, ब्लड को फिल्टर करना, वही काम अब एक मशीन के माध्यम से किया जा रहा होगा, ब्लड को छाना जा रहा होगा. ब्लड जो हमारी ह्यूमन बॉडी होगी नॉर्मली वर्क करेगी, लेकिन उसमें बहुत खर्चा आता है. इसकी वजह से हमें जितने भी स्मोकिंग होती है ये सब इंजूरियस टू हेल्थ होते हैं, इसलिए हमें स्मोकिंग ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, वरना हमारी किडनीज ख़राब हो सकती हैं. फिर डायलिसिस का खर्चा, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं, इसलिए हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. तो ये हमने डायलिसिस की बात कर ली, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर ली, और अदर जो एनिमल्स और बर्ड्स ये सब हैं उनमें भी एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है, उनके यूरिन में क्या पाया जाता है, इनकी भी हमने बात कर ली. अब हम बात कर लेते हैं प्लांट्स के बारे में, क्योंकि चैप्टर ही है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो एनिमल्स की बात हो गई, ह्यूमन एनिमल्स की. अब प्लांट्स की बात कर लेते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थिंग्स इन प्लांट्स में हम जानेंगे कि प्लांट्स को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, फूड, इन चीज़ों की. तो प्लांट में इन्हीं चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम. ये दोनों एक वास्कुलर टिश्यूज़ होती हैं एक तरीके से, लेकिन इन दोनों का फंक्शन अलग अलग है. जो जाइलम होती है ये भी वास्कुलर टिश्यूज़ है. ऐसी वास्कुलर टिश्यूज़ जो कि प्लांट में वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करती हैं, उन्हें जाइलम कहा जाता है. जबकि फ्लोएम ऐसी वास्कुलर टिश्यूज़ जो कि प्लांट में फूड का लेन देन करती है, फूड का ट्रांसपोर्ट करती है, उन्हें फ्लोएम कहा जाता है. और आपने एक प्रोसेस सुनी होगी, ट्रांसपायरेशन. तो ट्रांसपायरेशन क्या होती है, जैसे कि लीफ है तो लीफ में छोटे छोटे स्टोमेटल पोर्स होते हैं, स्टोमेटा. इन्हीं के जरिए जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट्स का, वो बाहर इवेपोरेट कर जाता है. तो इसी द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट्स फ्रॉम द थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन. तो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है, एक्सेस वाटर रिमूव हो जाता है स्टोमेटा के जरिए. तो जब ये एक्सेस वाटर बाहर निकल रहा होता है तब प्लांट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं उससे.
तो ट्रांसपायरेशन के कुछ बेनिफिट्स से मैं आपको 3 बेनिफिट्स बताना चाहूँगा। पहला तो है ये प्लांट को कूल, कीप द प्लांट कूल, ये प्लांट को ठंडा रखते हैं क्योंकि एक्सेस वाटर बाहर हो गया। दूसरा ही मैंने आपको बताया ही, रिलीज द एक्सेस वाटर को निकाल देते हैं। और तीसरा है जनरेट्स और सक्शन पुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, चीड़ के पेड़, ये सब, उनमें क्या होता है कि जो फूड होता है, फूड, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इनको ऊपर पेड़ के टॉप तक पहुंचाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ट्रांसपायरेशन क्या करता है, एक सक्शन पुल जनरेट करता है जिसके जरिए जो वाटर होता है वो टॉप तक पहुंच जाता है ऊंचे पेड़ों की, और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस चैप्टर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ भी सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।